हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? ठीक हैं? पिछले बार आप इकोनॉमिक्स का क्लास किए थे। आज मैं फिर आपको इकोनॉमिक्स का ही एक चैप्टर लेके आया हूँ। उसको आज बताऊँगा आपको। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय समझते हैं ना? नेशनल इनकम। प्राचीन काल में भी हम लोग इनकम करते थे, लेकिन किसी व्यक्ति ने पता नहीं लगाया था कि देश का, व्यक्ति का क्या राष्ट्रीय आय है, नहीं जानते थे। लेकिन दादा भाई नेहरू जी के बारे में आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे। दादा भाई नेहरू जी ने ही सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के बारे में बताए थे कि भारत का वार्षिक राष्ट्रीय आय 20 रुपया है। कितना है? मात्र 20 रुपया के बारे में बताए थे राष्ट्रीय आय के बारे में। कौन? दादा भाई नेहरू जी। कब? 1868 ईस्वी में। तो कौन सा, कहाँ बताए थे? एक किताब लिखे थे। आप जानते हो किताब के बारे में, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है उनका? दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखा गया? 1868 में। इसी किताब में दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम बताए थे। कब बताए थे? 1868 ईस्वी में बताए थे। कौन? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी बताए थे आपको एक पुस्तक में कि भारत का प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 20 रुपया है। पर वार्षिक प्रति व्यक्ति के बारे में बताया गया था। प्रति व्यक्ति यानी दादा भाई नेहरू जी के अनुसार उस वक्त। लेकिन आज वर्तमान समय में जो हम लोग राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने आए हैं, राष्ट्रीय आय का वर्तमान में इनकी जो आकलन करता है उसका नाम है CSO। क्या नाम है? CSO। यही आकलन करता है। CSO संस्थान है। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही आपका आकलन करता है। आपको एग्जाम में देखते होंगे, पूछा जाता है राष्ट्रीय आय के आकलन कौन करता है? तो CSO करता है। अब हम आज बात करते हैं, आपको अब बताते हैं कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, कैसे समझेंगे। आज इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा लगातार अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको सभी पूरा जानकारी मिलेगा। इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय आय को समझना मतलब कि इकोनॉमिक्स पर पकड़ बना लेना, अर्थशास्त्र पर एग्जाम पर पकड़ बनाना, इसका मतलब होता है आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि मेरा सभी वीडियो, सभी क्लास आपको समय पर पहुंच जाए, मिल जाए, आपको एग्जाम में सुविधा हो उत्तर करने के लिए। आज आप बताते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में समझते हैं। क्या होता है? नेशनल इनकम। क्या होता है? नेशनल इनकम। एक देश का, जैसे वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं तो सभी देश के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पूरा वर्ल्ड पर लागू होता है और भारत पर भी लागू होता है। किसी एक देश का, अपने एक राष्ट्र का, एक राष्ट्र की एक बरस में, कई बरस में? एक बरस में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप, आर्थिक क्रिया, जो हम आर्थिक क्रिया पैसा के लिए जो कार्य करते हैं, उस आर्थिक करते हैं, उसके उत्पादित अंतिम वस्तु, कौन वस्तु? अंतिम वस्तुओं को मौद्रिक मूल्य में, मौद्रिक मूल्य मतलब मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में जब हम उसे तुलना करते हैं उसके योग को क्या कहते हैं? आपको राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में शामिल गया नेशनल इनकम। किसी एक बरस में आपका किसी व्यक्ति द्वारा, क्रियाओं के द्वारा फलस्वरूप किया गया अंतिम वस्तु उत्पादन को, अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय। अब नेशनल इनकम में क्या जो होता है? क्या विदेशों से भी अर्जित होती है? विदेशों से अर्जित साधन आय को भी सम्मिलित किया है। माने कि भारत की राष्ट्रीय आय हो या किसी अन्य देश की राष्ट्रीय आय हो, उसमें विदेश से भी जो आय होती है उसे भी शामिल किया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय में क्या?
विदेश से होने वाले इनकम, भारतीय द्वारा किया गया किसी देश के नागरिक द्वारा विदेश से किया गया इनकम क्या शामिल होता है? हाँ, होता है। शामिल क्या था? उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय को समझने के लिए आपको बहुत सारे बिंदु है। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको समझना है। कौन कौन सा मुद्दा को, कौन कौन से बिंदु को राष्ट्रीय में हम शामिल करेंगे, कौन कौन से मुद्दा को शामिल नहीं करेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण मुद्दा आपको समझ में आएगा राष्ट्रीय आय के बारे में। देखते हैं क्या होता है। नेशनल इनकम से संबंधित मुख्य बिंदु आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापते हैं। राष्ट्रीय आय किस मापते हैं? मुद्रा, मनी के रूप में मापते हैं, टाइम के रूप में नहीं, ग्रोथ के रूप में नहीं, मनी, मुद्रा के रूप में आता है। राष्ट्रीय आय इनकम कितना हुआ? अब राष्ट्रीय आय के बारे में देखते हैं। ऐसा होता है आपका राष्ट्रीय में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित करते हैं। अंतिम वस्तु, सेवा और मूल्य को शामिल करते हैं, मध्यवर्ती का नहीं करते हैं। मध्यवर्ती को शामिल नहीं किया गया। मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को मध्यवर्ती वस्तु में शामिल नहीं करते हैं, जबकि अंतिम वस्तु के मूल्य को, उसके आपका उत्पादन जो होता है, जो वस्तु का सेवा करते हैं, उसके द्वारा ही दोनों मिला देते हैं, दोनों को योग करते हैं। हमारा क्या था? राष्ट्रीय आय में शामिल करते इस बिंदु को राष्ट्रीय आय आता है। नेशनल इनकम में पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं। जैसे आपका घर में कभी सामान खरीदे थे और उसको पुराना हो गया, सड़ गया, या उसको बेचते हैं तो उस दिन इनकम हुआ, वो तो आपका ही पहले से पैसा लगा हुआ, तो उसमें एक्स्ट्रा इनकम नहीं हुआ, एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं हुआ कुछ का, तो हम राष्ट्रीय में से शामिल नहीं करते हैं। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से इस होने वाले आय को हम राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते हैं, नहीं शामिल होता। आप देखते होंगे जो व्यक्ति घर में काम करते हैं, घरेलू सेवा में, आप अपना घर में कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब काम से जो करते हैं इसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया गया, नेशनल इनकम से बाहर रखा गया। हाँ, यदि हम घर में उस काम को और करते हैं अपने से तो राष्ट्रीय में शामिल नहीं, लेकिन वही काम जब हम दूसरे घर में करते हैं, दूसरे बच्चे पढ़ाते हैं, दूसरा कपड़ा धोते हैं, दूसरा खाना बनाते हैं, उससे आपका इनकम आता है, तो उस इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, लेकिन घरेलू सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में समझना होगा इसको। घरेलू सेवा को कपड़े धोना, खाना बनाना, अपने बच्चों को पढ़ाना राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया गया है, इसको आपको समझना होगा। दूसरे से काम करेंगे उससे इनकम मांगा तो होगा, अपना घर के लिए काम करते हैं और उससे इनकम नहीं आता है, केवल सेवा होता है, तो राष्ट्रीय में शामिल नहीं है उस बिंदु को। आगे देखते हैं वित्तीय परिसंपत्ति क्या होता है। वित्तीय परिसंपत्ति का क्रय विक्रय जब करते हैं तो राष्ट्रीय से बाहर गया। वित्तीय संपत्ति का क्रय विक्रय करना राष्ट्रीय से बाहर रखा गया। तो वित्तीय संपत्ति है क्या? वित्तीय संपत्ति को जानते हैं, आपका अंश पत्र और ऋण पत्र। आप नाम सुने होंगे, आपको डिवेंचर, ऋण पत्र आप नाम सुने होंगे, अंश पत्र के बारे में पढ़ते होंगे, ऋण पत्र के बारे में पढ़ते होंगे, आप शेयर बाजार के बारे में समझते हैं, उसमें अंश पत्र और ऋण पत्र चलता है। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है उसमें इसको वित्तीय परिसंपत्ति कहते हैं। वित्तीय परिसंपत्ति को राष्ट्रीय आय से क्रय विक्रय करते हैं तो राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया, ये शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय के अंदर वित्तीय परिसंपत्ति एग्जाम में बहुत बार अभी पूछा जाएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेशनल इनकम में हस्तांतरण भुगतान, कौन भुगतान? हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं कहता। राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में हस्तांतरण भुगतान को शामिल नहीं कहता है। तो उसमें हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? हस्तांतरण भुगतान इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। आपका पेंशन, पेंशन को क्या बोलते हैं? हस्तांतरण भुगतान। वजीफा, वजीफा मतलब स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति जो मिलती है उसके शामिल नहीं करते हैं। भत्ता, ये सबसे राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती है। किसी व्यक्ति को पेंशन देने से देश का राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ता, स्कॉलरशिप देने से राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ जाती है, भत्ता देने से राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ जाता है। ये तो देश का पैसा देश में घूमते रहता है, उससे देश का तो उत्पादन बढ़ा नहीं, उसका इनकम तो बढ़ा नहीं,
तो भले आपको एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में गया पैसा, लेकिन उसे राष्ट्रीय आय का प्रभाव नहीं पड़ता, राष्ट्रीय आय में कोई विशेष फायदा नहीं होता। इसीलिए हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया, इस बिंदु को शामिल नहीं करते हैं राष्ट्रीय आय में। तो क्या नेशनल इनकम के अंतर्गत देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं को, जो विदेश में भारतीय व्यक्ति है वो बाहर उत्पादित वस्तु और सेवा करता है, इसके मूल्य को शामिल किया जाता है। जो भारतीय व्यक्ति है विदेश में है और वहां पर सेवा कर रहे हैं, वहां वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, उससे होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये कौन कौन वस्तु था शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय में? नहीं, ये राष्ट्रीय आय का मुख्य बिंदु, राष्ट्रीय आय को समझना पहले। अब राष्ट्रीय आय भी होता है दो प्रकार से, देखते हैं नहीं, चालू वर्ष पर और अस्थिर वर्ष पर। तो चालू वित्तीय वर्ष और अस्थिर वित्तीय वर्ष, ये दो के बारे में बात करते हैं, आधार वर्ष की बात करते हैं अभी। तो अब आपको बताते हैं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो चालू कीमत क्या होता है पहले समझते हैं। चालू कीमत माने करेंट जो हमारा ईयर होता है, एक बेस ईयर होता है, 2 ईयर होता है। एक का नाम है करेंट ईयर, चालू वर्ष नाम है, चालू वर्ष नाम है करेंट ईयर। एक होता है आपको आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष। जैसे वर्तमान में आपको चल रहा है चालू वर्ष, क्या चल रहा है वर्तमान में 2000, अभी चल रहा है 2021 और 2021 चालू वर्ष है। लेकिन इसे हम आधार वर्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में आधार वर्ष मेरा क्या 2011 2012, ये मेरा आधार वर्ष वर्तमान है। तो वही बात कर रहा हूं। अगर चालू वर्ष चालू कीमत पर मतलब 2020-21 की बात करते हैं कि चालू वर्ष पर, तो आपका राष्ट्रीय आय के बारे में समझना है क्या होता है। जब आपका इनकम को, जब नेशनल इनकम को प्रचलित बाजार मूल्य पर और इस करेंट ईयर में, करेंट वर्ष में आप जब उसको मापते हैं, उस मूल्य को मापते हैं, तो उससे होने वाली आय को चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को कहते क्या है? मौद्रिक आय। क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक आय भी कहते हैं। मौद्रिक आय क्या कहते हैं? इसको मौद्रिक आय भी कहते हैं। जब आपका चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय होता है तो उसे हम मौद्रिक आय भी कहते हैं, ये आपको जानना था। उसी प्रकार एक और होता है अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। किस पर? अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। एक चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय था, अब ये अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होता है? जब राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम को आधार वर्ष के रूप में मूल्यों पर मापते हैं, आधार वर्ष के मूल्यों पर मापते हैं। जब उसको राष्ट्रीय आय को आधार मूल्य के वर्ष मापते हैं तो उसी को हम बोलते हैं अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बोलते हैं। कि अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? अगर अस्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय तो उसको हम वास्तविक नेशनल इनकम कहते हैं। वास्तविक रियल नेशनल इनकम होता है, इसी को हम वास्तविक नेशनल इनकम कहते हैं। आधार वर्ष पर जो मापते हैं उसी पर। आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष का निर्धारण कौन करता है? आधार वर्ष का निर्धारण कौन करता है? हमारा आपका CSO करता है। कौन करता है? CSO। आधार वर्ष का निर्धारण कौन करता है? CSO करता है। वो हमारा सिस्टम है। यही वर्तमान में मेरा आधार वर्ष चल रहा है जो 2011-12 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2011-12 मेरा अभी वर्तमान में आधार वर्ष चल रहा है। इसी के आधार पर हमारा वास्तविक नेशनल इनकम को ज्ञात किया जाता है। अब आते हैं आपको राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए कौन कौन सा बिंदु को हम समझेंगे तो समझ में हमें आएगा। आपको समझना है, राष्ट्रीय बिंदु बारे में समझना है, कौन कौन बिंदु को जानेंगे तो समझ में आएगा। राष्ट्रीय को समझने के लिए कई बिंदु को समझना होगा। जैसे आपको कौन सा बिंदु है आप जानते होंगे, GDP।
क्या समझते हैं? जीडीपी। जीडीपी मतलब इसको पूरा बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब कहीं देखते हैं कुल भी लिखते हैं, आप कुल भी लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं इसको?